नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र तथा मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2024 प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमने लगभग सभी यूनिटों के प्रश्न को लेने का प्रयत्न किया है। यह आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के हमारे पहले अभ्यास प्रश्न से। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न आज का, गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है गुप्त शासक जो रामगुप्त थे उनके शासनकाल के सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है विदिशा, बी नरसिंहपुर, सी उज्जैन, डी होशंगाबाद। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के सिक्के विदिशा तथा साकोर से प्राप्त हुए हैं। इन्हें काय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त साकोर से 24 स्वर्ण मुद्राएं और भी प्राप्त हुई हैं। इसमें 8 सिक्के समुद्रगुप्त के और 15 सिक्के चंद्रगुप्त के तथा एक स्कंदगुप्त का सिक्का भी यहाँ से मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए कानीपुरा गुना, ऑप्शन बी एरण सागर, ऑप्शन सी बेसनगर विदिशा और ऑप्शन डी भरहुत सतना। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एरण होगा। सागर के एरण नामक स्थान से भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर भानुगुप्त के गुप्त काल के जो शासक थे भानुगुप्त, उनके अमापतराज गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी जो पत्नी थी उनको सती किया गया था। इसका प्रमाण मिलता है, उसका साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बोधि वंश से संबंधित नहीं रहा है? तो शासक का नाम बताना है जो बोधि वंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है श्री बोधि, बी है चंद्र बोधि, सी शिव बोधि, डी विष्णु बोधि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु बोधि। विष्णु बोधि ऐसे शासक थे जो बोधि वंश से संबंधित नहीं थे। इसके अतिरिक्त श्री बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि ये बोधि वंश के शासक रहे हैं। त्रिपुर यानी कि जबलपुर के निकट बोधि वंश के शासकों ने अपना शासन किया था और वहाँ पर ये तीनों ही शासक एक के बाद एक शासक रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नरमेंदिस खोजा था? तो 1982 में जहां पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नरमेंदिस खोजा गया था उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए नावदा टोली, ऑप्शन बी हथनोरा, ऑप्शन सी कसरावद और डी है इंद्रगढ़। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हथनोरा। 1982 में पुरातात्विक अरुण सोनकिया जी ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नरमेंदिस ये खोजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन के शासक चष्टन कौन से वंश का शासक था? तो उज्जैन में शासक चष्टन ने शासन किया था, किस वंश से है बताना है। ऑप्शन ए सुंग वंश, बी ओलिकर वंश, सी कार्दमक वंश और डी सातवाहन वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कार्दमक वंश। उज्जैनी के कार्दमक वंश के प्रथम शासक जो कि अपने आप को क्षत्रप भी कहते थे वो चष्टन थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो आपको बताना है किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ऑप्शन ए तुमेन अभिलेख, बी एरण अभिलेख, सी सुपिया रीवा का अभिलेख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपिया यानी रीवा का अभिलेख। मध्य प्रदेश में प्राप्त सुपिया अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख कहलाता है में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिले में से किसे नहीं छूती है? तो चंबल नदी किससे नहीं टच करती है उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए रतलाम, बी मंदसौर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो कि अपने उद्गम स्थान जानापाव से उत्तर में राजस्थान की ओर बहती है, जबकि जबलपुर जो शहर है वो पूर्वी भाग का क्षेत्र है। अतः जो जबलपुर है उसका संबंध चंबल नदी से बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है। तो चंबल नदी पे काफ़ी बांध बने हैं, उनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए गांधी सागर बांध, बी राणा प्रताप सागर बांध, सी राजघाट बांध और डी जवाहर सागर बांध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजघाट बांध।
गांधी सागर, प्रताप और जवाहर सागर बांध, ये तीनों ही बांध चंबल नदी पे बनाए गए हैं। यदि हम राजघाट बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए सोन नदी, बी चंबल नदी, सी बैनगंगा नदी, डी ताप्ती नदी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी परसवाड़ा के पठार जो कि सिवनी जिला में है वहाँ से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई ये गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, झाबुआ स्थित है। तो झाबुआ किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूरा प्रश्न है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए काली सिंध नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी तवा नदी के किनारे, ऑप्शन सी बेतवा नदी के किनारे पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी के किनारे पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी के किनारे पर झाबुआ शहर स्थित है। झाबुआ शहर मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित शहर है जहाँ से नर्मदा नदी निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा नदी में मिलने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए चंबल, बी बेतवा, सी सोन और डी हसदो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी पटना के नीचे गंगा में मिलती थी, लेकिन ये काफ़ी समय पहले लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये उसका रूट हुआ करता था, परंतु अब ये गंगा नदी में जाकर ही मिलती है, लेकिन दानापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है, यानी थोड़ा सा रूट में इसमें परिवर्तन आ गया है। तो इसका सही उत्तर लेकिन सोन ही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जानापाव पहाड़ी से नदी निकलती है। तो जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती बताना है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी महानदी, सी सिप्रा नदी और डी चंबल नदी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्माण करती हुई कुल 965 किलोमीटर दूरी तय करती हुई यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और ये जो जानापाव पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये इंदौर के निकट जो महू नगर है उसके पास में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो डेट आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 अगस्त 1952, बी 15 अगस्त 1952, सी 2 अक्टूबर 1952 और डी है 10 दिसंबर 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता का विकास प्रणाली से अधिक संपर्क स्थापित करना था। इसमें ऑप्शन ए गलत दिया है, इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो आपको वो समय बताना है जब रिपोर्ट सौंपी गई थी। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979 और ऑप्शन डी 1980। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1978। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसने पंचायती राज संस्था के संगठन को 2 स्तर, एक जिला परिषद तथा दूसरा मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी बताना है। ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी 1872। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 में मध्य प्रदेश में नगर पालिका की स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम नगर पालिका जबलपुर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश नगर पालिका के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं के संबंध में गलत कथन को आपका चयन करना है। ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, इसकी सदस्य संख्या 40 से 70 तक होती है। ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका हैं और ऑप्शन नंबर डी है, इसकी मुख्य समिति प्रेसिडेंट इन काउंसिल है। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी सदस्य संख्या 40 से 70 होती है, गलत है। नगर पालिका की स्थापना हेतु 20,000 से 1 लाख तक जो जनसंख्या है
वहाँ पर नगर पालिका स्थापित होगी, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका है और इसकी प्रेसिडेंट इन काउंसिल होती है, लेकिन इसके सदस्य संख्या की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 15 से 40 तक होती है, ये 40 से 70 नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जनपद पंचायत में वार्डों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या होती है। तो आपको बताना है जनपद पंचायत में वार्डों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए 10 से 20, बी 10 से 25, सी 10 से 35 और डी 10 से 45। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 25। जनपद पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 तक हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई माना गया है। तो मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई किसे मानते हैं। ऑप्शन ए ग्राम सभा को, बी ग्राम पंचायत को, सी जनपद पंचायत को और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा को। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा को ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि शोध पीठ कहाँ स्थापित की जा रही है। तो शोध पीठ कहाँ स्थापित होगी बताना है। ऑप्शन ए भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय में, ऑप्शन बी है इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है सागर विश्वविद्यालय में तथा ऑप्शन डी उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय में भरत मुनि शोध पीठ स्थापित करने की बातचीत चल रही है। और ये जो राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय है यह अभी वर्तमान में स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन ये भी भोपाल में स्थापित किया जाने वाला है, जहाँ पे भरत मुनि पीठ शोध स्थापित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके संगठन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुरस्कार 2023 जीता है। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का ऐसा कौन सा संगठन है जिसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुरस्कार 2023 मिला है बताना है। ऑप्शन ए है रॉक एंड मैनर पचमढ़ी, ऑप्शन बी है चंपक बंगला पचमढ़ी, ऑप्शन सी बेतवा रिट्रीट ओरछा और ऑप्शन डी बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेतवा रिट्रीट ओरछा। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओरछा स्थित इकाई बेतवा रिट्रीट ने संगठन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुरस्कार 2023 जीता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटक गाइड संस्था जिसका नाम ट्रिप एडवाइजर है, जो यूएसए से संचालित होती है, के द्वारा 12 अवार्ड जीते हैं। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदौर नगर निगम ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कार्यक्रम चलाए थे, इनमें से कौन सा नहीं था। तो प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए, इसका उपयोग कम करने के लिए नगर निगम ने जो अभियान चलाए थे इसमें कौन सा नहीं है बताना है। पहला है ए मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक प्रीमियर लीग, सी है रिमूव प्लास्टिक बैग्स और डी है हल्ला बोल ड्राइव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिमूव प्लास्टिक बैग्स। यह अभियान इंदौर नगर निगम में नहीं चला है। इसके अतिरिक्त मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी, प्लास्टिक प्रीमियर लीग और हल्ला बोल ड्राइव, ये तीनों ही अभियान इंदौर नगर निगम के द्वारा चलाए गए थे। और इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देश में पहली बार ईपीआर प्राप्त करने वाला जो शहर है उसके रूप में इंदौर को चुना गया है। ये सारे अभियान इनके सफल रहे थे और प्लास्टिक उपयोग में अत्यंत कमी आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 का मिसेज इंडिया खिताब किसने जीता। ऑप्शन दिया है ए चेतना जोशी तिवारी, बी नंदिनी गुप्ता, सी आर बोनी गैब्रियल और डी कैरोलिना बिएलावस्का। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतना जोशी तिवारी। इन्होंने 2023 का मिसेज इंडिया खिताब अपने नाम किया था। ये इंदौर की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो मध्य प्रदेश में नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर बनने वाला है, कहाँ से कहाँ तक होगा बताना है। ऑप्शन ए है भोपाल से ग्वालियर, बी इंदौर से भोपाल, सी सागर से भोपाल और डी इंदौर से ग्वालियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदौर से ग्वालियर के मध्य में मध्य प्रदेश में नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। और सरकार ने इसके लिए 5 शहरों को चुना है, जिसमें रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के नए केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। ये 5 शहरों में इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, ग्वालियर का जो मालनपुर नामक जगह है वो शामिल किया है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2022 में मध्य प्रदेश की वर्तमान रामसर साइट में शामिल नहीं है। तो 2022 में कुछ रामसर साइटें चुनी गई थी, तो जो इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए इंदौर की सिरपुर झील, ऑप्शन बी भोपाल की बड़ी झील यानी भोज वेटलैंड, ऑप्शन सी शिवपुरी जिले की साखे सागर झील और ऑप्शन नंबर डी है इंदौर के यशवंत सागर तालाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल की बड़ी झील। इंदौर का सिरपुर झील, शिवपुरी जिले की साके सागर झील और इंदौर का यशवंत सागर तालाब, इन तीनों को ही 2022 में मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की इस वर्ष की यानी 2023 की रामसर साइट के रूप में चुना गया था। अगर भोपाल की बड़ी झील की बात करें तो यह भी रामसर साइट है, लेकिन इसे 2002 में चुना गया था, 2022 में नहीं चुना है। अगला प्रश्न देखेंगे। चिन्हात्मक डेटा यानी अल्फान्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो अल्फान्यूमेरिक डेटा में क्या प्रयोग करते हैं बताना है। ऑप्शन ए अंकों का, बी अक्षरों का, सी चिन्हों का और डी उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का। चिन्हात्मक डाटा में अंक, चिन्ह, अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है, पर उनकी तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है बताना है। ऑप्शन ए डाटा का संग्रहण, ऑप्शन बी डाटा को सजाना, ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग में जो अवर्गीकृत या कच्चा डाटा होता है उसे वर्गीकृत करके उपयोगी यानी कि इसको बार बार यूज करने लायक बना दिया जाता है, तो यही डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। तो कंप्यूटर के गुण बताना है क्या है। ऑप्शन ए तीव्र गति, बी त्रुटि रहित कार्य, सी गोपनीयता और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर में जो गुण होते हैं, तीव्र गति होती है, तेजी से चलता है, त्रुटियां कम होती है और इसमें अगर पासवर्ड इत्यादि का उपयोग किया जाए तो गोपनीयता होता है और डेटा आपका सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो वह उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी हार्डवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस भी कर सकती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है, तो ये कंप्लीटली डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो आपको बताना है कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग और डी आउटपुटिंग। तो दोस्तों इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग यानी खुद की समझ डेवलप नहीं कर पाता है। इसके अलावा अतिरिक्त अगर प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग की बात करें तो ये सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है बताना है। पहला, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। तो कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, सी है पहला दूसरा चौथा और डी सभी यानी चारों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कंप्यूटर में ये सारी जो सुविधाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसे आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति के रूप में कार्य करता है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में यह सक्षम होता है, पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाए रखने में भी ये सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। ये सभी बातें इसके लिए सही हैं। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था आज का। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।